बात पे गौर कीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया कल, जिसमें इरानियन ऑफिशियल्स ने यह रिपोर्ट किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने, अमेरिका का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, अब तो न्यूज वेबसाइट, तो इरानियन ऑफिशियल्स ने अरबिक कंट्रीज से कहा है कि इस बार अगर तुम्हारी जमीन इस्तेमाल हुई ईरान पे हमले के लिए, तो जैसे कतर में हमने सिंबॉलिक अटैक किया था वो नहीं होगा। अमेरिकन सोल्जर्स विल डाई, यूएस सोल्जर्स विल डाई। ये तो, और ये वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है। अब आप सोचिए, इस बात में आज तक, मतलब मदुरो ने तो कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं की थी। वो तो उसने ट्रंप का मजाक उड़ाया था, कुछ डांस वांस उसने ट्रंप का कॉपी किया था। उस बात पे मतलब ट्रंप इतना नाराज, हालांकि वो कोई कारण नहीं था उठाने के, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। लेकिन फिर भी हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि मदुरो वगैरह ने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की यूएस सोल्जर्स के अंडर, किसी ने नहीं किए। 10 साल वियतनाम वॉर चली, वियतनामीज ने भी कभी नहीं की। वो अमेरिका को हरा दिया उन्होंने, 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, कभी ऐसी किसी ने बात नहीं की। पहली बार ईरान ये कह रहा है। दूसरी बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन, पिछले 48 घंटे में, और हमने इसमें अपने ईरान कवरेज में इसको आपको बताया था कि किस तरीके से करीब 56 चाइनीज जो ट्रांसपोर्टर जहाज हैं वो ईरान के लिए रवाना हुए, ईरान पहुंचे। ये पिछले 48 घंटों में, हमने इस पे शायद परसों या उसके एक दिन पहले बनाया था। 56 चाइनीज जहाज पहुंचे, वो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स थे, और उन्होंने अपना ट्रांसपॉन्डर जो जिससे पता लगता है उनको लोकेशन, वो ऑफ कर दिया। वहां पर अमेरिका का जो खास जहाज है, टोही जहाज, जो RC-135WV, वो वहीं पर मिडिल ईस्ट में है। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। RC-135WV वो वहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाया रडार से। वो 56 चाइनीज जहाज गायब हो गए। और वो क्या कैरी कर रहे थे? उन्होंने भारी मात्रा में एयर वार्निंग सिस्टम्स ईरान में भेजे हैं। इसके बारे में अमेरिकन मीडिया में और हिब्रू मीडिया में चारों तरफ चर्चा। और यह देखिए कि RC-135WV जो दुनिया का सबसे एडवांस जहाज माना जाता है, वो नहीं पकड़ पाया। और इसीलिए अमेरिका ने अपना जो उससे भी बड़ा जो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड जहाज है, ये है RC-135U। वो WV था, ये RC-135U, जो दुनिया में केवल 2 हैं और दोनों अमेरिका के पास है। निब्रास्का से उसको भेजा है कतर, मिडिल ईस्ट, ये जानने के लिए कि वो जो 56 चाइनीज जहाज थे वो क्या कैरी कर रहे थे। अब आप बताइए, ये पूरी सिचुएशन है। अभी देखिए, और बहुत चौंका देने वाली बात है। आज का प्रोग्राम खास है और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक रहस्य उद्घाटन करने वाला हूं। जो एप्स्टीन फाइल का कनेक्शन मक्का से उसको ईमेल आ रही थी। जी हां, मक्का से उसको सामान भेजा जा रहा था। जेफरी एप्स्टीन जैसा अब तो डिक्लेयर्ड है कि पीडोफाइल है, जो छोटी बच्चियों का उसने शोषण किया, एक इतना बड़ा रिंग चलाया जिसमें सारे अमानुष, मतलब क्या कहेंगे उसको, पाशविक व्यवहार लड़कियों के साथ, 18 साल की कम उम्र लड़कियों के साथ हुए, जिसमें ट्रंप का भी नाम आ रहा है। आज ग्रैमी अवार्ड्स थे अमेरिका में, वहां भी ट्रंप का नाम उछला। अरे बड़ा, बहुत, मैं आपको यही बता रहा हूं। आप देखिए शायद इस चीज को, इसकी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें को और फैलाने की जरूरत है, क्योंकि और कोई इस तरह की बात ही नहीं कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स आ गए सामने, उस पर क्या, उसमें काबा का मेंशन कैसे आ गया? अरे ये मुद्दा है, ये मुद्दे। अब चटकारे लेना और उसमें जो उसका एक जो पर्वर्स साइड है उस पर मजा लेना, वो तो चलिए हम भी 2-3 एपिसोड उस पर बना देते, चल जाते, और हम एक गंभीर एपिसोड बनाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सब जो चीजें हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो खुल रहा है कि ज़ायनिज्म का नेटवर्क कितना बड़ा है, कि अरब कंट्री तक फैला हुआ, तो ये इसके बारे में हम आपको एकदम अंत में बताएंगे। आप इसीलिए देखिए ये, और मैं पहले बता भी नहीं सकता हूं, कोई ऐसी
इस वजह से नहीं कि मैं खुफिया रखना चाहता हूं, लेकिन वो जो ये इशू है वो मैं लास्ट में डील करूंगा। तो अभी देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से अमेरिका और चाइना और ईरान के बीच लगातार एक पोजीशन बनी हुई है कन्फ्रंटेशन की, बातचीत के भी कुछ पहलू सामने आए लेकिन कन्फ्रंटेशन प्रधान है, और उसमें यहां तक बात आ रही है कि जो रशिया और चाइना जो खुल के ईरान के साथ आ गए हैं, पूरा इक्वेशन बदल गया है। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है, अब जाके उनको समझ में आया। आप सोचिए, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत, सब कुछ, लेकिन ये मत सोचिए कि बड़ी ताकतें या जो बहुत पावरफुल होते हैं उनके दिमाग भी उतने ही होता है, नहीं, उनके दिमाग कई बार कुंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक अहंकार की भावना होती है। इसीलिए देखिए, छोटी सी बात आपको बताते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, इतने बड़े स्टार, सब उनकी फिल्में इतनी बुरी तरह पिटती हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। हिट भी होती हैं लेकिन पिटती भी बुरी तरह हैं। तो देखिए, वो सब चीजें हैं। सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी पार्टियां जो 10-10 साल पावर बनाई, धूल में मिल गई, और अभी जो हैं वो भी कितनी गलतियां कर देती हैं कभी कभी, जिसपे आश्चर्य होता है कि अरे इतनी बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और ये तो छोटे लेवल की बात है, हम बड़े, दुनिया की सबसे बड़ी पावर, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी पावर अमेरिका है, जितनी ताकत और टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन गलती आप देखिए कैसे कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक जो पूरी परिस्थिति है उस पर एक वीडियो दिखाता हूं कि जो चाइना के जो जहाज वहां गए, उसको लेके अमेरिका में कितना जो एक धक्का लगा कि अचानक वो रडार से कैसे गायब हुए। और इसी की टो लेने के लिए फिर मैं कह रहा हूं, RC-135U जो कम्बैट सेंट, उसका नाम ही है कम्बैट सेंट, उसको भेजा गया। उसमें स्पेशल फीचर्स हैं, वो RC-135WV से आगे है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ जाए। और ये देखिए जो मैंने क्लिप दिखाई जो कि चाइना से थी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक पुराना वीडियो 2024 का संभव था, जब इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट थे, उस समय का एक वीडियो फिर से ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो मेरे ख्याल से 2024 विक्ट्री डे का उसकी परेड है, लेकिन उसको ये कह के री रिलीज किया गया है कि ये ईरान के पास जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, और कुछ लोग तो 4 लाख बता रहे हैं। अब आप तीसरी चीज देखिए। अब ये वीडियो भी हो सकता है कुछ दिन पहले का हो, अभी का एग्जैक्टली नहीं हो, लेकिन जो ईरान के कुछ लोग झंडा लेके जो अमेरिकन वेसल्स, हो सकता है ये इब्राहिम लिंकन के आने के पहले का हो, क्योंकि अमेरिकन वेसल्स काफी दिनों से इब्राहिम लिंकन के आने के पहले से गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है, तो हो सकता है उस समय का हो। इसकी डेट नहीं है लेकिन हाल का है, ये पिछले 1 महीने का, मतलब पिछले 1 महीने में या पिछले 10 दिनों में। तो ईरान का एक सिविलियन ईरान का झंडा लेके अमेरिकन जहाज तक पहुंच जा रहा है।
धोखा देने वाली बातें नहीं है तो क्या है। अच्छा, और आप देखिए ट्रंप का, आप देखिए जब कल इमाम खामनेई ने जो कहा कि रीजनल वॉर हो सकती है अगर ईरान पे हमला हुआ, तो ट्रंप ने उसका जवाब दिया कि रीजनल की वो तो कहेंगे ही, लेकिन हमारे पास भी हमारा भी बेड़ा वहां पर है, घेरे हुए हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अंत में वही बात कही कि बातचीत करनी चाहिए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. इस सारे माहौल में एक और खबर आती है कि आज ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने एक कोई ऑर्डर साइन किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने ऑथराइज किया है कि बातचीत ईरान से शुरू। अब देखिए, इस तरह की चीजें अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी 2-3 बार कर चुके हैं, अभी टर्की में थे वो। उसके बाद ऐसी जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं, जो ईरान के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, कभी भी बंद नहीं हुआ था, हमने कभी कहा ही नहीं था कि बंद हो कि बातचीत का रास्ता बंद है। लेकिन जो बदतमीजी है, और ये वर्ड उन्होंने यूज किया, बदतमीजी, जो अमेरिका बदतमीजी से बात करता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं शो करता है, इस आधार पर बातचीत अब नहीं हो सकती। तो बातचीत का देखिए पूरी जो सारा एक हो रहा है, उस पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बातचीत हो, इसके बहाने अमेरिकन अटैक टले, ये ईरान का भी गेम हो सकता है। और भाई अमेरिका गेम कर रहा है और बहुत बड़े लेवल के गेम कर रहा है, तो ईरान भी अपने गेम करेगा। अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी अमेरिकन ने अब कहना शुरू कर दिया, हालांकि ट्रंप ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन बाकी कुछ जगह से ऐसे बयान आए हैं कि ईरान का उसमें हाथ हो सकता है, जो कि बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि ईरान वहां पर प्रोटेस्ट कराने की स्थिति में है कि नहीं, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कोई फाइनल बात उसके बारे में नहीं की जा सकती। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो चाइना में देखिए, जो सारी, मैं बार बार चाइना का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चाइना बहुत ही महीन गेम खेल रहा है, और वो इस पूरी क्राइसिस में वो पूरा अमेरिका को थका रहा है, लिटरली थका रहा है। और इनके साथ, चाइना के साथ ये पूरा एडवांटेज है कि ईरान के माध्यम से वो अमेरिका की सारी चीजों को टेस्ट कर रहा है। अभी देखिए एक और एग्जांपल देखिए, जो अल जजीरा के हिसाब से यूएस सेंट्रल जो सेंटकॉम है कतर में, उसने कहा है यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर डेल्बर्ट डी ब्लैक, ये इलियात जो इलात यानी इजराइल के पोर्ट पे खड़ा था, ये वापस हुआ है। अब ये वापस क्यों हुआ? अब इजराइल के पोर्ट पे तो आइजनहावर जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी खड़ा हुआ है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के पास है और एक इजराइल के पास है, इजराइल को बचाने के लिए ऑब्वियसली। लेकिन डिस्ट्रॉयर्स जो ये जो डेल्बर्ट ब्लैक डिस्ट्रॉयर था, इसका काम था कि जो इजराइल पे अगर हमला हो तो एंटी मिसाइल ये डिस्ट्रॉयर था, तो एंटी मिसाइल डिस्ट्रॉयर वहां से हटाया क्यों गया? अब यही सब है। देखिए, इसमें फिर चाइनीज एंगल आ रहा है कि चाइना ने उसके सिस्टम्स को हैक कर लिया था। जी हां, डेल्बर्ट ब्लैक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के सिस्टम को चाइनीज जो रडार्स हैं, या जो अभी जो 56 प्लेन्स गए हैं, उन्होंने हैक कर लिया था। अब आप बताइए, अब ये जो सारी परिस्थितियां हैं। उसके बाद देखिए, आईआरजीसी डिप्टी कमांडर सरदार नजात, इनका बयान आया फिर कि किसी भी जंग में अमेरिका एक बार फिर हारेगा। मतलब ईरान मानता है कि अमेरिका, चलिए वियतनाम की बात छोड़ दें, लेकिन इराक वॉर में हारा, अफगानिस्तान वॉर में हारा, और अब ये तीसरी, और ये 12 दिन के युद्ध में हारा, और अब जो भी होगा उसमें भी ये अमेरिका बुरी तरह हारेगा। उधर अमेरिका की तरफ से जो पहले जो एक
माइक पॉम्पी, मशहूर CIA डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर, इनसे पूछा गया कि भाई ट्रंप ने कहा था ईरान में प्रोटेस्टर्स को कि और प्रोटेस्ट करो, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हेल्प वो पहुंच गई है, लोगों को दिख नहीं रही है, लेकिन हेल्प पहुंच गई है. President Trump said help is on the way. Iranians went to the street, but help didn't come. Do you think till now the Trump administration lost an opportunity for a regime change during this uprising? No, I don't think so. By the way, help did come. Lots of help came. You may not see it all. Okay. We may not know about it all, but I'm very confident that the United States is actively trying to do all that it can to support the Iranian people. इसका क्या मतलब है हेल्प पहुंच गई? क्या इसका मतलब यह है कि फिर से प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, या इसका मतलब पूरी बात को घुमाना है कि कुछ ना कुछ बोलना है तो उन्होंने ये बोल दिया? हालांकि माइक पॉम्पी इतना ज्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे ये मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन अब आश्चर्य तो ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि क्या कहें. अच्छा, फिलिस्तीन से एक अच्छी खबर है कि जो राफा क्रॉसिंग खुली है उससे बहुत सारे जो इंजर्ड लोग हैं वो आप देखिए इन पिक्चर्स में, तो उससे जो गाजा में लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं और घायल हुए हैं जो 2 साल के युद्ध में, वो लोग वहां से अब इलाज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भी ये मान लिया है कि हाँ जो इंजर्ड हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे. तो ये बात भी एक देखिए अच्छी चीज है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इजराइल की पॉडकास्ट, एक महिला है जो पॉडकास्ट बनाती हैं, सारा श्रागा, इन्होंने एक गाजा की औरतों के लिए कहा, गाजा की औरतों को एड्रेस किया, कहा कि अपनी जमीन दे दो, यानी गाजा की औरतों से कहा अपनी जमीन दे दो, और अगर तुम हमारे करीब आई तो हम तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे. קודם כל מסתכלת על טובת עמי, ולהגיד לך שאין לי איזה מקום שמתעורר בי איזשהו רגש אנושי, טבעי, אמאי, לילד שאני אראה, ילדה שאני אראה בעזה בפחים וזה, זה רגש, אבל ברות. יודעת מה, שאני מסתכלת על אישה הזאת, מה אני רוצה להגיד להם? אחותי, אני רוצה שתשגשגי. אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שיהיה לילדים שלך טוב. את תצטרכי בתמורה לזה לוותר על האדמה הזאת, את תצטרכי בתמורה לזה לא לאיים בשום צורה לילדים שלי, כי את תתקרבי לילד שלי, אני ארצח אותך ואת הילדים שלך. אוקיי. אבל, רגע, לא, אז אני אומרת, על זה אנחנו מסכימות, אבל מצד שני... तार देखिए, इजराइल से भी एक इस तरह की चीज आ रही है कि एक तरफ राफा बॉर्डर है वो भी खोला जा रहा है, एक तरफ ऐसी बातें भी हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा है कि एक बयान आया है जिसका मैं थोड़ा तफसील से कल के वीडियो में जिसको डिस्कस करूंगा, कि 2 महीने का टाइम पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को इजराइल देगा. अगर उसने डिसआर्म नहीं किया तो फिर IDF कार्रवाई करेगा, यानी IDF फिर से जंग शुरू करेगा. अब यह अमेरिका का, फिर अगर IDF फिर से जंग शुरू करेगा तो जो ट्रंप का पीस प्लान उसका क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ पीस बना है और जो कह रहा है कि हमारे हिसाब से चीजें होंगी, उसका क्या होगा. तो ये आप देखिए सारी चीजें एक के बाद एक. फिर आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में 23 जनवरी 2026 को डेविड ब्रुक्स का एक आर्टिकल छपा है जिसमें अब जिससे तहलका मच रहा है. उसने कहा है डेविड ब्रुक्स ने, जो कि ट्रंप का क्रिटिक है, हालांकि इजराइल का क्रिटिक नहीं है, और ये जायनिस्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इजराइल के साथ बहुत सारे अमेरिका के लिबरल्स भी हैं. तो उसने 4 चीजें कही. उसने कहा है कि ट्रंप के समय इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, अमेरिका की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी कोलैप्स कर गई है, अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया है, और चौथी बात उसने कही, ट्रंप का दिमाग कोलैप्स हो गया. और आज आप देखिए एक वीडियो में दिखाता हूं कि ग्रैमी में आज क्या हुआ. बिली एल्ड्रिच जैसी जो फेमस सिंगर्स हैं, उन्होंने किस तरह की बातें कही. No one is illegal on stolen land. Song of the Year. Congratulations, Billie Eilish. Wow. That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense. I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton. So, oh, I told you it's my last year. ये बाद वाला वीडियो आपने देखा, ये ट्रेवर नोआ जो वहां के प्रेजेंटर हैं, उनका वीडियो है.
और जो सीधे कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड ट्रंप इसलिए लेना चाहता है, मतलब तंज है कि ग्रीनलैंड ट्रंप इसलिए लेना चाहता है क्योंकि एप्स्टीन आइलैंड तो बंद हो गया और उस तरह के कुकर्म अब ये इसमें कहां करेंगे। और इसमें ट्रंप गुस्सा भी हुआ और उसने कहा कि हम ट्रेवर नोआ को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें। अब देखिए, मैं उस खबर पे आता हूं कि जो काबा से किस्वा एक क्लॉथ होता है। अब आप बताइएगा इसके बारे में, भाई आप लोग ज्यादा जानते हैं। होली काबा का किस्वा क्लॉथ एक अरबिक महिला ने, इसका नाम है अजीजा अल अहमदी, ये यूएई बेस्ड सऊदी वुमन है, यूएई में रहती है, सऊदी की। 22 मार्च 2017 को इसने किस्वा एप्स्टीन को भेजा, उस जैसे शैतान को, उस जैसे, अब क्या कहें, कोई शब्द नहीं है उसके बारे में। वो तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज पीडोफाइल हो गया है। तो अब आप देखिए, मतलब यौन शोषक है वो। तो अब आप देखिए, अजीजा अल अहमदी, और इसने वो किस्वा भेजा ये कह के कि 10 मिलियन मुस्लिम इसको छू चुके हैं। अब ये किस्वा क्या है क्या नहीं, ये आप बताओ। और इसका पूरा ट्रेल हमारे पास है कि जेफरी एप्स्टीन को ये पहुंचा, ये पूरी डिलीवरी पहुंची उसके सेंट थॉमस घर पे, और डाफ्नी वॉलिस एप्स्टीन का एसोसिएट, उसने इसको कोऑर्डिनेट किया, और उधर से यूएई और वो जो सऊदी औरत है उसकी तरफ से अब्दुल्ला अल मारी ने उस तरफ से कोऑर्डिनेट किया, और शामर स्टॉफर नाम का इंसान लॉजिस्टिक, कस्टम्स और ट्रांसपोर्ट का इसने पूरा संभाला। इसकी पूरी ट्रेल है। इसका जो रूट है वो सऊदी अरेबिया, मायामी और सेंट थॉमस, जहां वो इनफेमस आइलैंड है ट्रंप का, जहां सारे कुकर्म हुए। और भी उसके बारे में उसमें वहां केवल कुकर्म नहीं हुए, वहां दुनिया जियोपॉलिटिक्स भी तय होती थी। एक तरफ वो सब होता था, एक तरफ जियोपॉलिटिक्स तय होती थी। अब तो ये देखिए, ये आज की खबरें थी। कल मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।